हेलो वाले स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम पढ़ने जाने हिंदू लॉ का एक और नया टॉपिक जिसमें छोटी छोटी टिप्पणियां हैं। वाद लंबित भरण पोषण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पुनर्विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, संयुक्त हिंदू परिवार की क्या मुख्य विशेषताएं उनके बारे में पढ़ेंगे और आखिर में किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कर्ता के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो मुख्य लीडर होता है, जो कुलपति भी कहते हैं शायद, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिंदू लॉ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे ही वीडियोस आ रहे हैं फटाफट। अब हम लोग हिंदू लॉ के क्योंकि बल्क में वीडियोस डाल रहे हैं जिससे आप लोग फटाफट इसको कवर करते हुए चलें। इसके बाद मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इन्वायरमेंटल लॉ जितना जल्दी हो सके उसे खींच के बराबर कर दूं और उसके बाद मैं आराम से सोशियोलॉजी पढ़ाऊं और आपके को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डाल दूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आप इसको पढ़ के जाओगे। ठीक है, और मेरे पूरी जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा। मैं कुछ मतलब ये पता नहीं कि वर्ड्स तो नहीं दे सकता कि मैं कम टाइम बचा हुआ है, तो मैं लेकिन कोशिश यहाँ पे पूरी जारी है आपका सब कुछ अपडेट कराने की। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो पहला हम लोग का टॉपिक है वाद लंबित भरण पोषण यानी पेंडिंग मेंटेनेंस केस क्या होते हैं। तो वाद लंबित भरण पोषण यानी पेंडिंग मेंटेनेंस का मतलब होता है जब भरण पोषण मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में कोई मामला लंबित होता है, मतलब वाद लंबित भरण पोषण होता है, यानी कि उसका मतलब ये हो जाता है पेंडिंग मेंटेनेंस के लिए जब भरण पोषण के लिए कोर्ट में कोई मामला लंबित होता है तब तक पति या पत्नी के बीच भरण पोषण के अधिकार और दायित्व पर कानूनी निर्णय की प्रक्रिया चल रही होती है। मतलब भरण पोषण के लिए अगर मतलब होता नहीं कि किसी को पैसा मिलने के लिए लेट हो रहा हो, कुछ पेंडिंग हो रहा हो, देर लग रही हो, प्रोसेस बड़ी लंबी चल रही हो, तो उसे लंबित भरण पोषण कहते हैं। और तब तक क्या होता है पति या पत्नी के बीच जो भरण पोषण के अधिकार और दायित्व पर क्या होता है, जब तक कानूनी निर्णय की प्रक्रिया चल रही है उसमें देरी होना ही भरण पोषण वाद लंबित भरण पोषण कहलाता है। इसका प्रावधान यह दिया गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत यदि किसी व्यक्ति का विवाह हुआ हो और वह अपने जीवन साथी से अलग रहता हो तो उसे भरण पोषण का अधिकार होता है। भरण पोषण का मामला कोर्ट में लंबित हो तो अदालत उस व्यक्ति को अंतरिम भरण पोषण यानी इंटरिम मेंटेनेंस जिसे कहते हैं देने का आदेश दे सकती है। अगर मतलब भरण पोषण में लेट हो रहा हो तो उसे इंटरिम यानी अंतरिम भरण पोषण देने का आदेश दे सकती है। यह आदेश तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि अंतिम निर्णय ना हो जाए, मतलब तब तक थोड़ा थोड़ा पैसा देने का आदेश दे सकती है कि उसका कुछ तो यार ख्याल रखो, कुछ ख्याल रखने का दे सकती है आदेश निर्णय, जब तक आखिरी में एक मतलब एक फाइनल जजमेंट फाइनल रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता तब तक। अंतरिम भरण पोषण का उद्देश्य उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो वाद लंबित होने के कारण आर्थिक रूप से असमर्थ हो सकते हैं। मतलब अंतरिम भरण पोषण का उद्देश्य उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो वाद लंबित होने के कारण, मतलब वाद लंबा खिंच रहा है उसके कारण जो आर्थिक रूप से क्या हो सकते हैं, असमर्थ हो सकते हैं, उन्हें दिक्कत आ सकती है फाइनेंशियली। लंबित भरण पोषण के मामलों के महत्वपूर्ण पहलू होते थे आर्थिक स्थिति, समयबद्धता और सुनवाई का वक्त। आर्थिक स्थिति को देखेंगे तो कोर्ट कोर्ट जीवन साथी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भरण पोषण की राशि निर्धारण करती है, मतलब कितना कमा रहा है, कैसी स्थिति है उसकी, उसी हिसाब से वो पैसे जाएगा कि अगर 10,000 कमा रहे हैं तो भैया 2,000 इन्हें दे देना, अगर 15,000 कमा रहे हैं तो 5,000 इन्हें दे देना, तो इस हिसाब से अगर लाख कमा रहे हैं तो इतने हजार इन्हें दे देना। तो इस हिसाब से स्थिति होती है इंसान की, वैसे उसे उसका सेवा करने अंतरिम मेंटेनेंस देने की आदेश दे सकती है। मामले के लंबित होने के दौरान क्या होता है भरण पोषण की राशि निश्चित की जाती है ताकि किसी पक्ष को आर्थिक कठिनाइयां ना झेलनी पड़े, मतलब एक राशि निश्चित कर दी जाती है समयबद्धता के लिए, जिससे किसी को भी दिक्कत ना हो, कोई भी कठिनाइयां ना झेलनी पड़े। सुनवाई का वक्त देखेंगे तो लंबित भरण पोषण के मामलों में जल्दी निर्णय लिए जाते हैं ताकि किसी पक्ष को भी तकलीफ ना हो, मतलब इन मैटरों में बहुत जल्दी ही, मेंटेनेंस वाले मैटर में बहुत जल्दी ही निर्णय लिए जाते हैं ताकि किसी भी पक्ष को क्या हो, कोई भी दिक्कत ना हो। रिपार्टीशन कहते हैं यानी पुनर्विभाजन कैसे कहेंगे कि रिपार्टीशन का मतलब होता है जब किसी संपत्ति या संपत्ति के हिस्से हों, हिस्से का फिर से विभाजन करना, मतलब हिस्से हैं लेकिन उसका फिर से विभाजन करना क्या कहलाता है, पुनर्विभाजन, दोबारा विभाजन, रिपार्टीशन कहते हैं, करना कहलाता है। जो पहले से किसी व्यक्तियों के बीच बांट दी गई है, जो पहले से किसी व्यक्तियों के बीच बांट दी गई है, यह क्या होता है, एक कानूनी प्रक्रिया होती है। क्या होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है जो विशेष रूप से संयुक्त परिवारों या स्व स्वामित्व वाली संपत्तियों में होती है। यह क्या होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है जो विशेष रूप से संयुक्त परिवारों या सह स्वामित्व वाली संपत्तियों में होती है। प्रावधान को देखेंगे तो प्रावधान इसमें यह कह रहा है कि पुनर्विभाजन का अधिकार संयुक्त हिंदू परिवार यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF के सभी सदस्य रखते हैं। पुनर्विभाजन का अधिकारी होता है कि संयुक्त हिंदू परिवार हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF के सभी सदस्य रखते हैं। जब परिवार का सदस्य एक उपभोग करने योग्य संपत्ति का हिस्सा चाहता है, जब परिवार का कोई सदस्य होता है वो एक उपभोग करने योग्य संपत्ति का हिस्सा चाहता है और वह अन्य सदस्यों की सहमति से वह हिस्सा प्राप्त करता है, और वह क्या करता है, अन्य सदस्यों से सहमति करके वह हिस्सा प्राप्त करता है तो पुनर्विभाजन हो सकता है। तो क्या हो सकता है, तुरंत के तुरंत पुनर्विभाजन हो सकता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत देखा जाए तो परिवार के सदस्य संपत्ति के बंटवारे के लिए पुनर्विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत देखा जाए
तो परिवार के सदस्य संपत्ति के बंटवारे के लिए क्या कर सकते हैं, पुनर्विभाजन कर सकते हैं। और पुनर्विभाजन में कई मामलों में सहमति आवश्यक होती है। कई मामले ऐसे होते हैं पुनर्विभाजन जिसमें सहमति की आवश्यकता होती है। पुनर्विभाजन की स्थिति देखेंगे तो एक संयुक्त परिवार का सदस्य यदि संपत्ति के हिस्से में कोई बदलाव करना चाहता है, एक संयुक्त परिवार का कोई सदस्य है वो संपत्ति के हिस्से में कोई बदलाव करना चाहता है या किसी कारण से विभाजन करना चाहता है, किसी भी वजह से वो क्या करना चाहता है, विभाजन करना चाहता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनर्विभाजन कहलाती है। यदि कोई सदस्य संपत्ति के हिस्से में विवाद करता है तो अदालत इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। यदि कोई सदस्य है वो संपत्ति के हिस्से में विवाद कर रहा है तो अदालत इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। संयुक्त हिंदू परिवार की मुख्य विशेषताएं देखेंगे तो कह रहा है कि संयुक्त हिंदू परिवार यानी एचयूएफ एक ऐसी कानूनी संरचना है जिसमें एक परिवार एकत्रित रूप से संपत्ति का क्या हो जाता है, मालिक होता है। यह परिवार हिंदू धर्म के तहत ही विशेष रूप से उत्पन्न होता है और इसके नियम विशेष रूप से हिंदू परिवारों के लिए क्या करेगा, बनाए गए हैं। मुख्य विशेषताएं देखेंगे तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या कहना है कि सदस्य संयुक्त परिवार के सदस्य उसी परिवार के सदस्य होते हैं जिनका संबंध पारिवारिक रूप से पूर्वजों से जुड़ा होता है। इसमें पति पत्नी बच्चे भी शामिल होते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक ही संपत्ति के क्या होते हैं, मालिक होते हैं। संपत्ति का स्वामित्व देखेंगे तो एचयूएफ की जो संपत्ति होती है वो कुल स्वामित्व यानी ज्वाइंट ओनरशिप जिसका स्वामित्व होता है वो पारिवारिक कर्ता के हाथ में होता है। इस संपत्ति के सभी सदस्य हिस्सेदार होते हैं जो सेल्फ रिक्वायर्ड जिन्होंने उसमें क्या होती है, भागीदारी ली होती है। संयुक्त हिंदू परिवार की जो मुख्य विशेषताएं ये होती है। ठीक है, कर्ता क्या होता है, कर्ता कर्ता नहीं होता बेटा, कर्ता है, कर्ता बना हुआ यहाँ पे। कर्ता कर्ता क्या है, यह परिवार का मुख्य प्रमुख होता है। या क्या होता है, परिवार का प्रमुख होता है तो जो संपत्ति का प्रबंधन और संचालन करता है। यह परिवार का क्या होता है, प्रमुख होता है, मेन होता है और यह संपत्ति का प्रबंधन करता है और संचालन भी करता है। कर्ता के अधिकार परिवार की संपत्ति को बेचने, खरीदने या प्रबंधन करने में होता है। और कर्ता के जो होते हैं सभी वित्तीय फैसलों में जिम्मेदार होते हैं। विरासत यानी कि एचयूएफ की संपत्ति जो होती है विरासत वाली, एचयूएफ की जो संपत्ति है उसमें विरासत का अधिकार सभी परिवार के सदस्य रखते हैं। मृत सदस्य की संपत्ति उसके कानूनी अधिकारों में बढ़ जाती है। पारिवारिक अधिकार देखें तो एचयूएफ में एक सदस्य, ठीक है, एचयूएफ में एक सदस्य का अधिकार दूसरे सदस्य के ऊपर नहीं होता है। सभी सदस्य पारिवारिक अधिकारों के समान होते हैं। एकता और सामूहिकता होती है इसमें। यह परिवार एकजुट होकर संपत्ति का उपयोग करता है और इसके निर्णय सामूहिक होते हैं। हालांकि कर्ता का निर्णय अंतिम होता है, जो मेन होता है। कानूनी प्रावधान देंगे तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत एचयूएफ का ढांचा और संपत्ति का जो अधिकार है वो निर्धारित किया गया है। कर्ता अब कौन होता है, तो कर्ता के बारे में तो पहले भी पढ़ चुके हैं और फिर पढ़ लेते हैं। कर्ता कौन होता है कि कर्ता वह व्यक्ति है होता है जो संयुक्त हिंदू परिवार एचयूएफ का क्या होता है, प्रमुख होता है। कर्ता परिवार की संपत्ति और वित्तीय निर्णयों का प्रबंधन करता है, जो इस परिवार की विभिन्न गतिविधियों की क्या करता है, देख रेख करता है। कर्ता की विशेषता देखेंगे तो कर्ता का अधिकार है, कर्ता को परिवार की संपत्ति का पूर्ण अधिकार होता है। वह संपत्ति को बेच सकता है, संपत्ति के मामलों में निर्णय ले सकता है और विभिन्न वित्तीय फैसले भी कर सकता है। आगे चलते हैं तो कर्ता का यह अधिकार पारिवारिक कर्तव्यों को निभाने और परिवार की संपत्ति का संवर्धन करने के लिए होता है। कर्ता के दायित्व क्या होता है कि कर्ता को परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करनी होती है और उसके भरण पोषण का जिम्मा भी उठाना होता है। कर्ता का यह कर्तव्य है कि वह परिवार के मामलों में न्यायिक निर्णय ले और किसी भी सदस्य के अधिकार का उल्लंघन ना होने दे। तो यह कर्ता का एक क्या होता है, अधिकार होता है। फिर कर्ता का चयन कैसे होता है, तो कर्ता का चयन कौन करता है, कर्ता का चयन परिवार के मुखिया के रूप में किया जाता है। यदि परिवार में कोई विशेष व्यक्ति का चुनाव नहीं होता तो परिवार के सदस्य इसे स्वीकृति देते हैं। कर्ता की जिम्मेदारी आमतौर पर वरिष्ठ पुरुष के रूप में एक सीनियर पुरुष सदस्य को दी जाती है, जो सीनियर होता है वहाँ, मतलब कि बाबा आपके घर पे हो गए। कर्ता का पारिवारिक प्रबंधन देखें तो कर्ता अपने परिवार की संपत्ति का प्रबंधन करता है तो उसे व्यावसायिक दृष्टिकोण से चला सकता है। कर्ता क्या होता है, अपने परिवार की संपत्ति का प्रबंधन करता है और उसे व्यावसायिक दृष्टिकोण से चला सकता है। यह वित्तीय निर्णय संपत्ति के विक्रय, बंटवारे, करों के भुगतान और कानूनी मामलों में सभी फैसले लेने का अधिकार रखता है। यह वित्तीय निर्णय संपत्ति के विक्रय, बंटवारे, करों के भुगतान और कानूनी मामलों में सभी फैसले लेने का अधिकार रखता है। संबंधों का मध्यस्थ देखें तो कर्ता परिवार के अंतर्गत आने वाले सारे मामलों में मध्यस्थता का कार्य करता है और परिवार के विवादों को सुलझाने के लिए जिम्मेदारी रखता है। तो ये कर्ता के संबंधों के मध्यस्थ होते हैं। आखिरी में जो निष्कर्ष बचता है वो क्या बच रहा है कि वाद लंबित भरण पोषण एक प्रक्रिया है जहां व्यक्ति भरण पोषण के लिए अदालत में मामला दर्ज कर सकता है और अंतरिम भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। पुनर्विभाजन देखें तो संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया जो संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के हिस्से पुनः वितरण को दर्शाती है। संयुक्त हिंदू परिवार की जो मुख्य विशेषताएं वो सदस्यता, संपत्ति का स्वामित्व, कर्ता का अधिकार और पारिवारिक एकता से जुड़ी होती है। और कर्ता वह व्यक्ति है जो संयुक्त परिवार का प्रमुख होता है, संपत्ति का प्रबंधन करता है और
परिवार के मामलों में निर्णय लेने का अधिकार भी रखता है। तो ये हम लोग का टॉपिक था, टिप्पणियां थी छोटी छोटी 3-4 चीजों के अंतर्गत, और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आए तो 1.5x की स्पीड पर लगा कर फिर से देख लेना। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।